आज मैं आप लोगों को भू अवनति अर्थात भूसन्नति जियोसिंक्लाइन के बारे में, इसके उपरांत विश्व के पर्वतों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ माउंटेन, और इन्हीं पर्वतों में वलित पर्वत निर्माण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फोल्डेड माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा। यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। वास्तव में सबसे पहले भू अवनति या सन्नति की संकल्पना की बात करें तो अमेरिकन भूगर्भिक शास्त्री जेम्स हॉल एवं डाना का नाम आता है, जहाँ पर जेम्स हॉल ने भूसन्नति संकल्पना का प्रतिपादन किया, वहीं डाना ने इसकी शब्दावली की यानी भूसन्नति नाम प्रस्तुत किया और इससे संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन हॉग ने किया है। भूसन्नति क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। भू अवनति या भूसन्नति प्राचीन दृढ़ भूखंडों के बीच एक समुद्री छिछली भाग होती है। समुद्र का छिछला भाग जहाँ प्राचीन दृढ़ भूखंड यानी महाद्वीपों से इरोजन के बाद यानी अपरदन के बाद प्राप्त अवसाद नदियों के माध्यम से समुद्रों में लाकर निक्षेपित किया जाता है और इस निक्षेपण के फलस्वरूप सागर की जो तली होती है उसमें पदार्थों के लगातार जमाव के कारण सागर की तली निरंतर धंसती जाती है और इस धसाव के कारण सागरीय बेसिन एक भूसन्नति के रूप में, भू अवनति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से भूसन्नति दृढ़ भूखंडों, प्राचीन दृढ़ भूखंडों के बीच वह समुद्री छिछला भाग, संकीर्ण भाग, छिछला इसलिए क्योंकि इसमें जल की गहराई ज़्यादा नहीं होती, लगातार अवसादों के निक्षेपण से निरंतर धंसती जाती है, ऐसी संरचना को भूसन्नति कहा जाता है। वास्तव में भूसन्नतियाँ पर्वतों का पालना ग्रह कहलाता है। आज या भूगर्भिक इतिहास में जहाँ जहाँ पर भूसन्नतियाँ विद्यमान रहीं, आगे भूगर्भिक हलचल के कारण इन्हीं भूसन्नतियों से पर्वतों का उत्थान हुआ है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के जितने भी पर्वत हैं, विशेषकर वलित पर्वत, उनका निर्माण भूसन्नतियों के द्वारा हुआ है। जब किसी कारणवश अगल बगल के जो अग्रभाग हैं, लैंड हैं, प्राचीन दृढ़ भूखंड हैं, किसी कारणवश आमने सामने अभिसरित होते हैं, तो जो उसके अवसाद यानी भूसन्नतियों के अवसाद हैं उनमें वलन होता है और वलन के फलस्वरूप इस प्रकार वलन
भूसन्नतियों के ऊपरी भाग में विभिन्न वलनों के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जिसकी प्रक्रिया को हम आगे समझेंगे। ये हैं वो दृढ़ भूखंड जिसको वेगनर के थ्योरी में आपने पढ़ा था कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर जब पृथ्वी शीतल हुई, ऊपरी भाग कठोर हुआ, महासागर की रचना हुई, तो उस महासागर एक ही प्रकार का महासागर विद्यमान था जिसे पैंथालासा, और समस्त महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। आगे चल के पैंजिया का विभाजन होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना का विभाजन और अंगाला लैंड का विभाजन होता है, और विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों की रचना होती है जिसे आपने पढ़ा। ये वही प्राचीन दृढ़ भूखंड हैं जो कभी भी सागरों के नीचे नहीं रहे। इन्हीं दृढ़ भूखंडों के मध्य जो सागर विद्यमान हुए, ये सागर कहीं पर छिछले थे, कहीं पर इनका विस्तृत स्वरूप था, कहीं पर ये संकीर्ण रूप में थे। इन्हीं सागरों पर प्राचीन दृढ़ भूखंड से लाए गए अवसाद लगातार निक्षेपित होकर एक प्रकार से भूसन्नतियों का निर्माण करते हैं। चूँकि भूगर्भिक इतिहास में महाद्वीप की स्थिति में परिवर्तन होता रहा है, कभी पैंजिया का विभाजन हुआ, कभी आपस में जुड़े, फिर पैंजिया का विभाजन हुआ, और वर्तमान स्वरूप में अभी भी ये एक नवीन रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे आज भी कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में फैलाव हो रहा है। बेरिंग आपका यहाँ पे है, जो उत्तरी अमेरिका का अलास्का, और हमारा जो एशिया का जो पूर्वी भाग है जो कम चटका वाला है, ये भाग बेरिंग जंगल डमरू मध्य, ये पास पास में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है, और प्लेट विवर्तन सिद्धांत द्वारा यह साबित हो चुका है कि प्लेटों में अभी भी खिसकाव हो रहा है। महाद्वीप, एक ये भी कहा जाता है कि हमारा जो भारत है, भारत का जो प्रायद्वीप है, वो अभी भी उत्तर की ओर खिसक रहा है, लगातार उसका क्षेपण हिमालय के नीचे होता जा रहा है। तो इस प्रकार से अभी भी ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्लेटों में संचलन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इनके मध्य में जो सागरीय भाग हैं, जो भूसन्नतियों के रूप में विद्यमान हैं, भविष्य में उनके वलन से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, यह वर्तमान में हो रही है, या इस समय में जो भूसन्नति के रूप में अभी भी, जैसे भूमध्य सागर को एक भूसन्नति, बृहद भूसन्नति के रूप में कहा जा रहा है, और भविष्य में कभी अफ्रीका जब यूरोप से टकराएगा तो हो सकता है ये भूमध्य सागर वलित होकर नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करे। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया परिवर्तनशील रही, भूसन्नतियों का स्वरूप परिवर्तनशील रहा है। पृथ्वी के निर्माण से लेके अभी तक पर्वत निर्माण की जो घटना है वो 4 युगों में हुई है। सबसे प्राचीन पर्वत निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था, जिसे आर्कियन पर्वत निर्माण कहा जाता है। फिर दूसरी घटना पैलियोजोइक के सिलूरियन में हुई, जिसे कैलिडोनियन ओरोजनी कहा जाता है। और तीसरी घटना पैलियोजोइक के ही कार्बोनिफेरस युग में हुई, जिसे हर्सियन एरोजनी कहा जाता है।
और जो अभी नवीनतम सीनोजोइक काल तृतीय कल्प में हुई है, जो ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में कार्य की, जिससे आज के आधुनिक वलित पर्वत, जिनमें अल्पाइन, रॉकीज एंडीज़ के कुछ वलित पर्वत, लघु हिमालय और हिमालय जैसे मालाओं और कुनलुन, त्यानशान, आल्प्स, इस प्रकार के बहुत सारे पर्वतों का, जो आधुनिक पर्वत हैं, इनका निर्माण इस तृतीय युग में हुआ। इस प्रकार से कहा जाए तो प्राचीन काल के प्री कैम्ब्रियन जो आर्कियन पर्वत निर्माण है, इस काल में उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत, हमारे यहाँ का जो गोंडवाना में कभी स्थित हुआ करता था अरावली, इसी श्रेणी का ही है। सिल्यूरियन, कैलिडोनियन हलचल, कार्बोनीफेरस हर्सियन कल्चर, यानी कार्बोनीफेरस गोंडवाना काल के ही संबंध में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगर्भिक, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जो विभिन्न प्रकार के पर्वत निर्माण की घटनाएं घटी हैं, उनसे हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये समस्त घटनाएं पुरातन काल से लेकर आज तक नवीनतम काल तक जो पर्वत निर्माण हुए, उसमें पुरातन पर्वत आज अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान हैं। जैसे अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, अपलेशियन अवशिष्ट पर्वत है, वैसे ही आज के आधुनिक पर्वत में आल्प्स, रॉकीज एंडीज़, आपका हिमालय, कुनलुन, त्यानशान, हिंदकुश, ऐसे नवीन पर्वत जिनको पुरातन और नवीनतम पर्वतों को सहज ही देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अवशिष्ट जो पर्वत हैं, पुरातन पर्वत हैं, जो कि जिनका जो शीर्ष है वो डोम हो गया है, गोल हो चुका है अपरदन की प्रक्रिया के कारण। वहीं पर ही जो नवीनतम पर्वत हैं, अभी भी उनमें उत्थान जारी है। जैसे हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है। एवरेस्ट 8,848 कभी कहा जाता था, आज उसको 50 विद्वानों ने खोज के बताया कि इसकी ऊंचाई अब 850 हो गई है। इस प्रकार से हिमालय में भी अभी उत्थान जारी है। ऐसे बहुत सारे नवीनतम पर्वत जिनके शीर्ष डोम न होकर नुकीले हैं और अभी भी इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, ऐसे पर्वतों को नवीनतम पर्वत कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में हम बात करें तो हमारा भारतीय प्रायद्वीप जो कभी गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, लगातार उत्तर की ओर खिसकाव करते हुए जाके अंगारा लैंड, जो आज रसिया, यूरोशिया का पार्ट था, यानी कि लारेशिया का जो पार्ट है, उससे जाके टकराया। इसके मध्य में तैथिस सागर विद्यमान था और इस तैथिस सागर में ये तैथिस सागर एक भूसन्नति के रूप में ही विद्यमान थी, जिसमें प्रायद्वीपीय पठारीय भाग से निकलने वाली विभिन्न नदियाँ अपने अवसादों का निक्षेप इस तैथिस सागर में करती रहीं। इतना ही नहीं, लारेशिया में बहुत सारी नदियाँ जो तैथिस सागर में ही गिरती थीं, जिसमें ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ऐसी बहुत सारी नदियाँ जिनका जमाव इसी तैथिस सागर में अवसादों के रूप में लगातार होता रहा। भूसन्नतियों के निर्माण के फलस्वरूप उत्तर में खिसकता हुआ यह प्रायद्वीप तैथिस सागर के उन अवसादों पर बल डालता है और जिससे वर्तमान में हिमालय की रचना होती है। विश्व में विभिन्न प्रकार के पर्वतों को अगर हम देखें तो विभिन्न पर्वतों में, सभी पर्वतों की बात करें
तो वलित पर्वतों में ये आपका है राकीच, जिसमें ज्वालामुखी पर्वतों के सहारे कुछ अपतटीय कोस्टल रेंज आपको देखने को मिलेगा। ये श्रृंखला एंडीज़ की है, ये एटलस है, ये आल्पस रेंज है, ये हिंदुकुश हिमालय का रेंज है, ये अपलेशियन श्रेणियाँ हैं। इसको और दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो पर्वत आपको दिख रहे हैं, समस्त पर्वत कुछ अवशिष्ट पर्वतों के रूप में प्राचीन काल में पर्वतों की उत्पत्ति के घटना के फलस्वरूप निर्मित हुआ, कुछ आधुनिक काल के पर्वतीकरण के फलस्वरूप हुआ। इसके अलावा पर्वतों का निर्माण भ्रंशों के सहारे तथा ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के सहारे भी हुआ है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व के जितने भी पर्वत हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक वलित पर्वत, चूँकि वलित पर्वत जिसमें जिनकी कुछ विशेषताएं हैं। आज के जितने भी आधुनिक वलित पर्वत हैं ये पुरातन समय के वलित पर्वत हैं। पुरातन वालों में और नवीनतम वलित पर्वतों में अंतर है, लेकिन इसको बाद में बताएंगे। लेकिन रचना के आधार पर अगर कहा जाए तो इनकी संरचना, ये जिन पदार्थों से मिलकर बने हैं वे जलज अवसादी युक्त चट्टानों से मिलकर बने हैं, यानी ऐसे अवसादों से मिलकर बने हैं जिनका जमाव काफ़ी लंबे समय तक जल के नीचे रहा, जल के नीचे निक्षेपित रहे और बाद में ये पर्वत के रूप में बने। इसके साथ में इन सभी पर्वतों में जीवाश्म का अस्तित्व देखने को मिलता है, यानी कुल मिला के ये अवसादी प्रकार की चट्टानों से निर्मित हैं। इस प्रकार से नवीनतम और पुरातन में ये अंतर हो सकता है कि पुरातन समय का जो वलित पर्वत है, जिसे काफ़ी लंबे समय को पार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप इसमें जो चट्टानें थीं, अवसादी चट्टान, अब वह चट्टान मेटामॉर्फिक यानी रूप परिवर्तन करके रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई हैं। लेकिन नवीन वलित पर्वत अभी भी कुछ तो मेटामॉर्फिक के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, कायांतरित हो चुकी हैं, परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें जीवावशेष विद्यमान है। वलित पर्वतों के बाद अगर जैसे इसको इस तरह से देख सकते हैं, चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है अवसादों का जमाव, और अवसादों के जमाव के कारण इस पर संपीड़न बल कार्य करता है, तो जिसके कारण अवसाद क्या हो जाते हैं, अपनत या अभिनत में परिवर्तित हो जाते हैं, वलित हो जाते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण का उदाहरण आप इस पे देख सकते हैं। वहीं पर ही भ्रंशोत्थान पर्वत या अवरोधी या ब्लॉक पर्वत वे पर्वत हैं जिनका निर्माण भ्रंशों के सहारे होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संरचना थी, उसमें विभिन्न दरार पड़ते हैं और इन दरारों के सहारे ऊपरी पटल का विभंगन होता है और वे स्थानांतरित होते हैं। यह स्थानांतरण लंबवत रूप में होता है, जिसके कारण कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाता है, जिससे रिफ्ट और क्रॉबन जैसे स्थलाकृतियाँ बनती हैं, लेकिन कुछ भाग ऊपर की तरफ दीवार की भांति उठ जाते हैं, जिनसे होस्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत बनते हैं। तो इस प्रकार से ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत्थान पर्वत, अवरोधी पर्वतों का निर्माण भ्रंशों के सहारे होता है। इसका उदाहरण ब्लैक फॉरेस्ट जो कि यूरोप में है,
सिएरा नेवादा जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और हमारे यहाँ का जो सतपुड़ा पर्वत है जो भारत में पाया जाता है, भ्रंशो उत्थान पर्वत का ही एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण अपनति संरचना में, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया में जब मैग्मा धरातल को तोड़कर बाहर नहीं आ पाता तो अपनत संरचना में ही निक्षेपित हो जाता है, उसके जो मैग्मा है उनका जमाव हो जाता है, और आगे चलकर ऊपर की कोमल संरचना अपरदन के कारण जब हट जाती है तो यह पृष्ठभाग उभर कर सामने आता है, जो कि गोल आकार का है और आग्नेय चट्टानों से निर्मित कठोर भाग से संबंधित ये गोल आकार का, डोम आकार का, गुंबदीय आकार के पर्वत की सामने आता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से ही संबंधित है। इसके अलावा जो चौथा पर्वत आपको देखने को मिलता है वो है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण अंदर से गर्म हॉट स्पॉट से, आंतरिक भाग से मैग्मा के उद्गार से निर्मित होता है। छिद्र के सहारे इसका उद्गार, जैसे जैसे उद्गार होता जाता है, लावा के जमाव से यह स्वरूप पर्वतीय रूप में ज्वालामुखी शंकु के रूप में दिखती है। इस प्रकार से विश्व के विभिन्न प्रकार के पर्वतों के अध्ययन के पश्चात हम इसको देख सकते हैं। देखिए, ये एक ब्लैक पर्वत का ही उदाहरण है। वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत की बात करें, विश्व के विभिन्न प्रकार के पर्वत, उन पर्वतों में वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इसके संदर्भ में भूगोलविदों में पर्याप्त मतभेद भिन्न है। मत वैभिन्नता को आधार मानते हुए उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। विद्वानों का वह समूह जो वलित पर्वतों के निर्माण के पीछे संकुचनवादी बल को कारक मानता है, वहीं पर कुछ विद्वान जो वलित पर्वतों के निर्माण में विस्थापनवादी कारकों को आधार मानता है। संकुचन को आधार मानने वाले विचारकों को संकुचनवादी के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत कोबर की भूसन्नति सिद्धांत, जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, जोली का रेडियोएक्टिवता सक्रिय सिद्धांत, ये संकुचनवादी भूगोलवेत्ता हैं जो पर्वत का निर्माण संकुचन के आधार पर करते हैं। और वहीं वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित विस्थापनवादी भूगोलवेत्ताओं में वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, होम्स जो संवहनीय तरंग सिद्धांत की बात करते हैं, और आज का वैज्ञानिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो विस्थापन को ही समर्थन प्रदान करता है। आइए अब हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विभिन्न सिद्धांतों में, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। कोबर महोदय संकुचनवादी विचारधारा के थे। पृथ्वी के
पृथ्वी पर विद्यमान वलित पर्वतों के निर्माण में संकुचन को आधार माना। आज के आधुनिक पर्वत यानी कि वलित पर्वत, उनकी विशेषताओं को उन्होंने देखा कि आज के अधिकांश पर्वत, वलित पर्वत जलज अवसादी हैं, जिनका जमाव काफ़ी लंबे समय तक जल के नीचे रहा है। अवसाद और जीवाश्मों से युक्त हैं। इतना ही नहीं, आज के आधुनिक पर्वत का वितरण अगर हम देखें तो विश्व में या फिर उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व के श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा आज के आधुनिक वलित पर्वत, जो कि अभी भी इसमें उत्थान जारी है और उत्थान के साथ साथ इनका जो शीर्ष है वो नुकीले आकार में मौजूद है। ये आधुनिक पर्वत की विशेषताएं हैं। आज के आधुनिक पर्वतों का विश्व वितरण अगर हम देखें तो इसमें रॉकीज एंडीज़ का इन्होंने जिक्र किया, आल्प्स रेंज का जिक्र किया, हिमालय, हिंदकुश हिमालय, कुनलुन त्यानसान का जिक्र उन्होंने किया, जहाँ पर रॉकीज एंडीज़ उत्तर से दक्षिण श्रृंखलाओं में, वहीं पर ही आल्प्स, हिंदकुश हिमालय, कुनलुन त्यानसान ये पश्चिम से पूर्व श्रृंखलाओं में विद्यमान। ये समस्त भाग या आज के आधुनिक पर्वत का संबंध उन्होंने हॉल, हॉग और डाना के द्वारा प्रतिपादित भूसन्नति सिद्धांत से संबंधित बताया। भूसन्नति वह संरचना होती है जो तृण भूखंडों के बीच स्थित जलज अवसादी दो तृण भूखंडों के बीच स्थित छिछले समुद्र से संबंधित संकीर्ण भाग से संबंधित, जिस पर स्थल से आने वाले लाए गए अवसादों के लगातार निक्षेप से इसकी तली निरंतर नीचे धंसती जाती है, जिसके कारण भूसन्नति का आकार लंबाई में अधिक व चौड़ाई में संकीर्ण होता है। ऐसे भूसन्नतियों के निर्माण के पश्चात पर्वतों की उत्पत्ति पर उन्होंने दृष्टिपात किया। ऐसे भूसन्नतियाँ में पर्वत निर्माणकारी बल के लिए जो उन्होंने उत्तरदायी कारक बताया वो पृथ्वी का संकुचन बताया। वास्तव में एक गुब्बारा, अगर गुब्बारे को फुलाकर इतने बड़े आकार में फुलाकर और फिर इसके बाद उस पर ये स्पॉट बनाया जाए और फिर उसी गुब्बारे को में कुछ हवा निकाल दी जाए तो वह स्पॉट पास आ जाएगा। इससे यह तथ्य समझ में आता है कि हमारी पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हो रही है, शीतल हो रही है, संकुचन के कारण पृथ्वी का आकार छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण ऊपर के महाद्वीप अर्थात दृढ़ भूखंड वे पास आते जाएंगे और इस पास के आने के कारण, नज़दीक आने के कारण इनके मध्य स्थित भूसन्नतियाँ, जिन पर दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा,
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राचीन दृढ़ भूखंड, भूसन्नतियाँ, लय गए अवसाद, भूसन्नतियों का निर्माण और फिर दबाव। ये दबाव उन्होंने संकुचन, पृथ्वी के संकुचन बल के कारण बताया, और पृथ्वी के संकुचन के कारण दोनों भूखंडों में जब दबाव बढ़ेगा तो मध्य की जो भूसन्नतियाँ हैं वो वलित होंगी, और वलन के फलस्वरूप ऊपर विभिन्न मोड़ पड़ेंगे, जो कि भूसन्नतियों के दोनों किनारों पर पहले पड़ेगा। दबाव मंद होने की वजह से भूसन्नतियों के दोनों किनारों पर वलन पड़ता है, जिससे वलन के कारण पर्वतों का निर्माण होता है, और मध्य का भाग अभी भी अवलित रह जाता है, जिसे उन्होंने मध्य पिंड कहा है। आज अगर हम हिमालय के निर्माण की संरचना में इसको हम देखें तो यह तथ्य सत्य साबित होता है। एक तरफ दृढ़ भूखंड के रूप में लारेशिया भाग, यूरेशिया भाग, और दूसरी तरफ दृढ़ भूखंड के रूप में हमारा भारतीय प्रायद्वीप, और उसके मध्य स्थित तैथिस सागर जो भूसन्नति के रूप में होता है। जब दोनों में टकराव होता है, ये दृढ़ भूखंड पास पास आते हैं, जिसके कारण अवसादों यानी तैथिस सागर में अवसादों का वलन होता है, और वलन के फलस्वरूप एक तरफ हिमालय की रचना होती है, दूसरी तरफ कुल्लुन त्यानस्यान पर्वत की रचना होती है, और उसके मध्य में जो मध्य पिंड के रूप में अवलित भाग रह गया वो तिब्बत के पठार के रूप में है। भारतीय संदर्भ में इसको हम समझते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब मंद गति से संचलन होता है, लेकिन जब संचलन तीव्र गति से होता है तो भूसन्नतियों का समस्त भाग वलित हो जाता है, और इसमें मध्य पिंड का निर्माण नहीं हो पाता। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मध्य पिंड नहीं है। इस प्रकार का जो ओरोजनी है वो आल्पस रेंज, आल्पस से संबंधित है। देखिए, आल्पस में तिब्बत जैसा कोई मध्य पिंड विद्यमान नहीं है। देखिए, आल्पस जो रेंज है जिसमें एपिनाइन, पेरेनीज, पेन्नाइन ऐसी श्रृंखलाएं और ये संरचनाएं, जिसमें मध्य पिंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई इतना विस्तृत तिब्बत जैसा पठार आपको देखने को नहीं मिलेगा। समस्त भाग वलित पर्वत में परिवर्तित हो जाता है। भूसन्नति सिद्धांत की आलोचना हम कर सकते हैं। कोबर के द्वारा बताया गया भूसन्नति सिद्धांत भले ही आज के आधुनिक पर्वतों की उत्पत्ति की सही व्याख्या प्रस्तुत करते हों, लेकिन जो इसका बल उन्होंने बताया वो सर्वमान्य नहीं है। और दूसरा, उन्होंने विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न पर्वत यानी पूर्व से पश्चिम की ओर पाए जाने वाले पर्वत, कुनलुन, त्यानस्यान, हिमालय, हिंदुकुश, आल्पस के बारे में ही उन्होंने बताया। उत्तर से दक्षिण पाए जाने वाला राकीज और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति की बात उन्होंने नहीं स्पष्ट की। इसकी उत्पत्ति का क्या कारण था, इसके बारे में वो नहीं बताते हैं। इसकी उत्पत्ति के कारण, इसके कमज़ोर पक्षों के कारण यह कोबर का सिद्धांत मान्य नहीं है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा पर्वतों के निर्माण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। आज का ये आधुनिक वैज्ञानिक प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जो कि विश्व को
विभिन्न प्लेटों में बांटता है, उसके किनारों के बारे में बताता है। प्लेटों के विविध किनारे रचनात्मक, विध्वंसनात्मक और संरक्षी प्रकार के किनारों के सहारे पर्वतों के निर्माण की रचनाओं को प्रतिपादित करता है। आप देख सकते हैं जो कांटे आकार के जितने भी किनारे हैं, ये विध्वंसनात्मक किनारों को बताता है। इसके सहारे पर्वत के निर्माण, ये विध्वंसनात्मक किनारा जो मध्य महाद्वीपीय रूप में भूमध्य सागर से होता हुआ इस मेखला से मिल जाता है, इस बेल्ट से मिल जाता है। और वहीं पर ही ये रचनात्मक किनारा, इनके सहारे और कुछ संरक्षी किनारे फाल्ट के सहारे, इनके सहारे पर्वतों के निर्माण की व्याख्या सहज आसानी से प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद।